इमाम हैदर जैदी साहब, एक बात लेकिन बताइए कि वो अरब मुल्क हों, या आप कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में भी नज़रिया बदलने की बात आपने कही है, वो क्यों हुआ, क्या हुआ, इस पर आप नहीं जाएंगे, ये भी आपने कहा, लेकिन आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि नज़रिया बदला, अरब मुल्कों का भी बदला, वहां बेसिस बने, आप जानते हैं उसी से आपके ऊपर मिसाइलें और बम बरस रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि इस्लाम के मानने वाले लोग भी इस समय ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये दुहाई दे रहे हैं कि सुनो पाकिस्तान इधर जाकर हमला करो, सऊदी अरब कह रहा है। मामला यहाँ इस्लाम का क्या है? क्या ईरान इस्लामी कंट्री पर अटैक कर रहा है? ईरान ने तो ही जहां जहां अमेरिकन बेस है वहां वहां मैं मारूंगा, जाहिर सी बात, उसको अपना दिफा करना है, वो मारेगा। वो इस्लामिक कंट्री पे हमला थोड़ी कर रहा है। अगर आप ये भी देखें ना कि तारीख में कभी कभी ईरान ने इसराइल पर अटैक करने की शुरुआत नहीं की, कभी भी। जब इन्होंने अटैक किया है तो दिफा और डिफेंस तो ये ह्यूमैनिटी का राइट है कि हम। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर आप नक्शे के हिसाब से देखें सर, तारीख ये भी तो देखें ना। मैं ये कह रहा हूं किसने किसको तस्लीम किया, किसने अपना ऑफिशियल स्टैंड क्या रखा, किसने वक्त पर अपने स्टैंड को लचीला किया, ये बात अपनी जगह सर। लेकिन एक आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कहीं पर आकर कोई अगर कोई किसी परेशानी में कहीं आकर बैठ गया तो उसका घर नहीं हो जाता, नंबर एक। पर अटैक की पहल सर बात तो सुनिए, शायद जैदी साहब को मैं जब कहता हूं तो आवाज पूरी तरह से जाती नहीं है, ये इंश्योर कीजिएगा जैदी साहब को मेरी आवाज भी जाए। लेकिन आपने कुछ एक बातें महत्वपूर्ण कही हैं, जैक साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन एक चीज आपके लिए एक बात आपके जहन के लिए छोड़ के जाता हूं कि आप ये सोचिए सर कि दुनिया क्यों ऐसी तब्दील हो रही है, खासतौर से अरब मुल्क का जब आप हवाला देते हैं, वो मुल्क जो नक्शे के हिसाब से इजराइल के ज्यादा कुर्बत में है, करीब हैं, आप तो कदरन दूर हैं उनके हिसाब से, वो सब तस्लीम कर रहे हैं, वो मान रहे हैं। आप ये लेबनान को छोड़ दीजिए, बात अलग है, लेकिन ज्यादातर तो उधर ये हवा जो है वो उसी सेंटीमेंट की है कि इजराइल है अपनी जगह और उसको उसकी सेफ्टी के लिए अगर यहां बेसिस चाहिए तो हम बनने देंगे। तो फिर आपको भी क्या वक्त के साथ कुछ एक चीजें बदलनी चाहिए थी, या आपका वो स्टैंड किसी एक बुनियाद और उसूल पर है और वो कभी नहीं बदलेगा? मैं आपके पास लौटूंगा इसका जवाब जानने के लिए, लेकिन जैक साहब, ये कोई कहीं परेशान है और किसी जगह जमीन उसको दे दी जाए कि आप ठीक है वहां इससे निजात पाइए और यहां आकर रहने लगिए, तो क्या उस जगह पर वो काबिज हो जाएगा और ये कहने लगेगा कि अब तो ये मेरी जगह है, यहां पर जो आएगा उसको मारूंगा? एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, 1979 के पहले जब भी हमारे जो खुमैनी साहब जो है आतंकवादी जो मर गए, वो जब भी आए, ये बोलिए तमीज से नाम लिए, ईरान के रिलेशंस अच्छे थे, बोलिए तमीज से नाम। मैं जैक साहब आपसे, मैं और आपसे भी जैदी साहब ये अपील करूंगा कि एक का फिगर दूसरे के लिए बड़ा रिस्पेक्टफुल है, तो आप केवल नाम लीजिए, उसके साथ विशेषण मत लगाइए, एडजेक्टिव मत लगाइए। जैक साहब आपसे भी मेरी गुजारिश है जी। ओके, से नाम लीजिए। 1979 के पहले जब ये मिस्टर खोमोनी साहब जो है वहां पे, उनके पहले ईरान और इजराइल के रिलेशन ठीक नहीं थे, तभी कभी उनको ये नहीं पता चला कि इजराइल का कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है, पहली बात तो ये है। और जैसे ये आए, इनके बाद इन्होंने हेट्रेड किया, उनके बाद उन्होंने कहा कि इजराइल का कोई वजूद नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि इजराइल का कोई वजूद नहीं है, तो फिर जेरूसलम और इजराइल का नाम आप ही के कुरान में कितने बार लिया हुआ है? इसका जवाब मुझे बताइए। कुरान हमने तो लिखी नहीं है, हमारे खुद के तोरा है, जैसे कि हिंदुओं लोग का रामायण है या जो भी है उनके वो है, या क्रिश्चियन लोगों का बाइबल है। तो आपके कुरान में अगर हमारे इजराइल और जेरूसलम के बारे में उल्लेख किया हुआ है, लिखा हुआ है, और आप उसी को बोल रहे हो हमने तो कभी नहीं कहा हम ईरान को नहीं मानते, ईरान का कोई वजूद नहीं है। तो आप अगर ये सोचते हो कि इजराइल का कोई वजूद नहीं है, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, और आप 60% के ऊपर आप अगर यूरेनियम बनाते हो और ये सोचते हो कि वो जो दूसरे बुजुर्ग आपके साथ स्टूडियो में है वो कह रहे हैं हाँ उन्होंने बनाया नहीं था, तो इजराइल क्या करेगा? रुकेगा। जब पूरा 100% बन जाएगा उसके बाद उन लोग अटैक करेंगे, फिर हम लोग सोचेंगे हाँ फिर हम लोग अटैक करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सांप का सर पहले ही कुचल देना चाहिए, और वही इजराइल ने किया हुआ है। इसके लिए हमारे आजू बाजू में जितने भी कंट्रीज है, वो अगर बहरीन हो, वो अगर इजिप्ट हो, वो अगर कतार हो, वो अगर सऊदी हो, वो अगर दुबई हो, सब लोग ने मान लिया, क्योंकि सब लोग को पता है इजराइल की टेक्नोलॉजी क्या है। इजराइल शांति प्रिय देश है, और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद भी इजराइल ने कभी, कौन सा कंट्री है जो अटैक करने के पहले बोलता है वहां पे, हमारे यहाँ पे प्लेन में से हम लोग पैम्फलेट फेंकते हैं कि हम लोग ये जगह पे अटैक कर रहे हैं, जितने भी वहां पे रहवासी लोग हैं आप लोग कहीं और चले जाएं।
ईरान कभी अटैक करने के पहले बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, वहां पे अटैक कर रहे हैं? इन लोग स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में जाके वहां पे हथियार छुपाते और वहां से अटैक करते हैं, और फिर हम लोग जब भी काउंटर अटैक करते हैं और उनके लोग मरते हैं तो बोलते हैं फिर इजराइल ने हमारे बच्चों लोग को मारा, ये मारा और वो मारा। इजराइल एक ही कंट्री है जो मारने से पहले वहां पे बताते कि हम लोग यहाँ पे अटैक करने वाले, आप यहाँ से जगह खाली करो। क्या बात कर रहे हो आप? तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में इसको मैं लाना चाहता हूं क्योंकि दोनों ही तरफ से बातें कही गई हैं। संजय भारद्वाज साहब, आपको लाना चाहता हूं। दूसरा, वजूद को तस्लीम नहीं करने वाली बात, दोनों ही तरफ से इस बात को लेकर आप देख रहे हैं, कन्विक्शन है कि उसका व्यू पॉइंट क्यों सही है। आपसे एक तटस्थ नजरिया चाहता हूं। देखिए, ये बात साफ साफ है कि इसमें मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल की एक बहुत लंबी सोच है और बहुत लंबी रणनीति है कि ईरान का जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ तब से एक तरीके से इस्लामिक सुपरमेसी के लिए ईरान काम करता रहा है, वो एक इस्लामिक सॉलिडरिटी के लिए भी काम करता है। और ये बात वो चाहते नहीं थे कि खामनेई एडमिनिस्ट्रेशन खामनेई सत्ता में सुपरमेसी को बनाए रखे, वो हमेशा एलिमिनेट करना चाहते थे। मैं दो उदाहरण देता हूँ कि क्यों इसका स्ट्रेटजी का, कि कैसे अमेरिका ईरान को घेरने का प्रयास कर रहा था इजराइल के माध्यम से। पहला देखिए, जब उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया 2015 में, तो उसको 2018 में एंड करने की क्या ज़रूरत थी? यानी कि ईरान को उस लेवल तक ले जाओ कि आप 60% से ज़्यादा यूरेनियम का, प्रेस्क्रिप्टेड यूरेनियम से आप ऊपर पहुँचे। यानी क्या कि अमेरिका और इजराइल इजराइल को जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और न्यूक्लियर थ्रेट लगता है, और जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को न्यूक्लियर थ्रेट का एक संदेश दिया जा रहा है कि आपके लिए ईरान न्यूक्लियर थ्रेट बनेगा, तो आप 60% से ऊपर ले जाइए ताकि एक एक्सक्यूज आपके पास हो जाए कि ईरान के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से इसलिए हटा गया था ताकि एनरिच कर लें उतना? बिल्कुल, एनरिच कर, एक आपने मौका दिया, जैसे कि आप पतंग चलाते हो, पतंगबाजी में आप ढील देते हो, ढील इसलिए देते हो कि आप सद्दा काट दोगे। दूसरा, आप देखिए कि पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, वो भी उसी कड़ी में हुआ है कि पाकिस्तान को भी आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे सऊदी अरबिया के साथ। और आज देखिए दबाव पाकिस्तान पे आ रहा है कि आप एक्शन लीजिए, ईरान के खिलाफ खड़े हो जाइए। यानी कि पूरा एक प्लान चल रहा था जिसको एग्जीक्यूट कर दिया। खामनेई का खात्मा हो गया, अब वो वहाँ का न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल तहस-नहस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो हार हो रही है वो हो रही है ह्यूमैनिटी की। वहाँ पे जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, जो वहाँ पे इनोसेंट और स्कूल्स के बच्चों को मारा जा रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, एक बात बताइए, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं